हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं गुलाब चंद शर्मा, विषय अध्यापक गणित सिल्लू सोकल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी चल रहा था। समांतर श्रेणी में हमने प्रथम पद सारावंतर के बारे में हमने सीखा। आज हम समांतर श्रेणी का एनवां पद अर्थात व्यापकवां पद के बारे में जानेंगे, सीखेंगे कि समांतर श्रेणी का व्यापकवां पद क्या होता है, एनवां पद क्या होता है, उसका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। समांतर श्रेणी का एनवां पद अर्थात व्यापकवां पद, जिसको हम व्यापकवां पद से भी जानते हैं, का ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का एनवां पद अर्थात व्यापकवां पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an होता है जो समांतर श्रेणी का वाम पद अर्थात अंतिमवां पद होता है। जैसे एक समांतर श्रेणी के अंदर 10 पद है, एक समांतर श्रेणी के अंदर 10 पद है, n का मान तो 10 है, 10वां पद क्या है, जैसे 100 है तो an 100 हो गया। एक समांतर श्रेणी में 10 पद है, 10वां पद 100 है तो n का मान 10 हो गया और an है वो 100 है, अर्थात n है वो अंतिमवां पद है, व्यापकवां पद है, nवां पद है और n हो गया वो 10 है। a होता है प्रथम पद और d होता है सारावंतर। ये व्यापकवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर आधारित अपने जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में अपने समझेंगे और उदाहरण से अपने इसके अंतिम पद व्यापकवां पद को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पद सवाल अपने लेते हैं कि समांतर श्रेणी एक आपको दे रखी है, समांतर श्रेणी 10 7 4। समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी जानते हैं अर्थात एपी। समांतर श्रेणी लिखो चाहे एपी लिखो, ये इंग्लिश में है। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी। इसका अपने पास एक एपी दे रखी है 10 7 4, 10 7 4 डैश डैश और इसने अपने से ये पूछा है कि 30वां पद इस समांतर श्रेणी का 30वां पद है अर्थात और एक व्यापकवां पद अर्थात एनवां पद आपसे पूछा है। एनवां पद अर्थात व्यापकवां पद, व्यापक पद ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। तो ये आपके पास एक समांतर श्रेणी है 10 7 4, प्रथम पद इसका 10 है, a बराबर 10। सारावंतर को हम डी से व्यक्त करते हैं। सारावंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है अनुगामी पद माइनस पुरोगामी पद अर्थात a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। चाहे तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, चाहे समांतर श्रेणी के चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ, वो सारावंतर जो आएगा डी। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद अपने पास 7 है, माइनस प्रथम पद अपने पास 10 है, माइनस का 3 आ गया सारावंतर। n अपने पास 30 है, पदों की संख्या 30 है। 30वां पद पूछा है। इस समांतर श्रेणी जो 10 से शुरू हो रही है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, उसने अपने से 30वां पद पूछा है, ये जो व्यापकवां एनवां पद है। तो ये ज्ञात करने के लिए अपने पास सूत्र है, या का निशान है ये a n आपको पता है ये 30 है, a आपके पास 10 है प्लस n अपने पास 30 है, माइनस 1 इंटू डी आपके पास माइनस का 3 है। an बराबर a 30 बराबर a 10 प्लस 29 को 3 से गुणा करेंगे तो 29 इंटू माइनस 3, 29 गुणा माइनस 3, a 30 यहाँ था 30वां पद बराबर 10 प्लस माइनस माइनस 29 87, 30वां पद आपके पास माइनस का 77 आ गया, माइनस का 77 ये है इसका 30वां पद। इस सूत्र के द्वारा आपने इस समांतर श्रेणी का 30वां पद आपने ज्ञात कर लिया। हमने समांतर श्रेणी जब शुरुआत की थी तब हमने सीखा था कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a होता है, दूसरा पद a प्लस d होता है, क्योंकि प्रथम पद के अंदर जो सारावंतर जो जुड़ा जाता है तो दूसरा पद आता है, दूसरे पद के अंदर फिर अपने सारावंतर d जोड़ेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। उसी क्रम में अपने समांतर श्रेणी के अंदर अब अगर अपने को 4 पद आगे के 4 पद ज्ञात करने हो, 5 पद ज्ञात करने हो तो हम सिद्धांत तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर समांतर श्रेणी में हमको ज्यादा पद पूछ लिए जाए, जैसे 30वां पद पूछ लिया, 50वां पद पूछ लिया, 90वां पद पूछ लिया, 100वां पद पूछ लिया, तो अपने an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र का प्रयोग करके हम उस समांतर श्रेणी का वो पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे समांतर श्रेणी के अंदर 30वां पद पूछा था तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए हमने an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र का प्रयोग करके 30वां पद माइनस 77 निकाल लिया है। उसके बाद में उसने अपने से ये भी पूछा था कि nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां अर्थात व्यापकवां पद पूछा था, यहाँ 30वां पद पूछा था, दूसरी बात उसने व्यापकवां पद पूछ लिया। व्यापकवां पद का मतलब ये हो गया, nवां पद का मतलब a इस समांतर श्रेणी तो यही लेनी है अपने को, a का प्रयोग 10 करना है, d आपके पास माइनस का 3 है उसी का प्रयोग करना है, लेकिन n की जगह n ही रखना है। तो इस सूत्र के अंदर वापस आप आइए, a n की जगह n रखना है, a आपके पास 10 है
प्लस एन की जगह एन रखेंगे, कोष्टक के अंदर एन आ गया, एन की जगह एन रखना है क्योंकि व्यापक पद आपसे पूछा है, और डी आपके पास माइनस का 3 है। इस समांतर श्रेणी के अंतर्गत, इस समांतर श्रेणी के अंतर्गत उसने व्यापक पद पूछा है, तो एन बराबर 10 प्लस n माइनस 1 माइनस 3 का अपने इस कोष्टक के दोनों पदों से गुणा करेंगे, तो इससे इसे गुणा करेंगे तो ये माइनस का 3n हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 3 है, ये प्लस का n है, माइनस का 3 है, माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 एकम 3 हो जाएगा। n बराबर अपने पास आ गया 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 3 है, ये 13 माइनस 3 है, ये व्यापक पद को दर्शाता है, अर्थात समांतर श्रेणी के nवें पद को दर्शाता है। और nवें पद का मतलब ये यहाँ पर अगर आप 1 रखोगे, n की जगह अगर आप 1 रखते हो तो समांतर श्रेणी का पहला पद आ जाएगा, क्योंकि अब आप 1 करके लिख सकते हो 3 इंटू 1 3 एकम 3 13 में से 3 गया 10 पे समांतर श्रेणी का पहला पद 10 आपके पास 10 आ गया। 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 3 में 6, 13 में से 7 गया 6, ये देखिए 13 में से 6 के 7 आ गया, अपने पास समांतर श्रेणी का दूसरा पद आ गया। अगर हम 3 रखें तो 3 किया 9, 13 में से 9 गया 4, समांतर श्रेणी का तीसरा पद है वो 4 है। ये अर्थात n बराबर जो व्यापक पद आपसे पूछा था इस समांतर श्रेणी के अंतर्गत जो आपके पास a है, और इस समांतर श्रेणी के अंदर आपके पास जो d है, उसका प्रयोग करके n की जगह n ही रखना है और व्यापक पद आप याद कर सकते हो। अब इसके अंदर आप जो भी मान रखोगे इस समांतर श्रेणी का वो पद आपके पास आ जाएगा। तो ये है व्यापक पद, व्यापक पद n पद के सूत्र के द्वारा हमने इसका मान हमने निकाल लिया। तो अभी हमने सीखा कि समांतर श्रेणी आपको दे रखी थी, उसका आपसे 30वां पद पूछा था। उसी प्रकार यहाँ एक देखिए आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, हमने यहाँ 30वां पद याद किया था। आपको अब की बार पद वो पद दिया गया होगा, वो पद है वो कौन सा पद है, अर्थात वहां पर आपको अंतिम पद, आपको इसको जो व्यापक पद होता है उसको हम अंतिम पद से भी दर्शाते हैं। अंतिम पद एक समांतर श्रेणी का अंतिम पद आपको दे दिया जाएगा, आपसे ये पूछेगा कि वो अंतिम पद है अर्थात वो व्यापक पद है, वो कौन सा पद है, आपको पदों की संख्या पूछेगा। इस तरह का एक सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम में भी और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इस पर आधारित अपने एक सवाल वो करते हैं, एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है जिसका आपको व्यापक पद अर्थात अंतिम पद है वो दे रखा है, तो उसमें आपको पदों की संख्या पूछेगा। जैसे एक सवाल है, एक समांतर श्रेणी अपने लेके चलते हैं उदाहरण पर। तो समांतर श्रेणी है 3 15 27 39, 3 15 27 39 कोमा डैश डैश, और अंतिम पद इसका अपने को दे रखा है 639, 639 इसका अंतिम पद दे रखा है। अब आपसे इसने ये पूछा है, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। समांतर श्रेणी 3 से शुरू हो रही है, 3 15 27 39, दूसरा पद 15 है, तीसरा पद 27 है, चौथा पद 39 है, कोमा डैश डैश डैश, यानी ये बीच में ये पद आ गए और 639 पर जाकर के ये समांतर श्रेणी है वो समाप्त हो जाती है। तो आपसे ये पूछा गया है यहाँ इसकी 639 है वो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, अर्थात आपको अन्य पदों की संख्या पूछी है। सूत्र उसी का प्रयोग करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, चाहे तो आप पद को पदों की संख्या पूछे चाहे आपसे वहां पद पूछे, इस सूत्र का ही प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है कि a आपके पास क्या है, a आपके पास इस समांतर श्रेणी के अंदर 3 है, d आप निकालोगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद होता है 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 आपके पास 12 आ गया। अब आप देखिए an अर्थात अंतिम पद जो आपके पास है वो 639 है, ये अपने पास अंतिम पद आ गया। अब आपको क्या करना है, n का मान निकालना है, यानी आपसे यहाँ पदों की संख्या पूछी है, पदों की संख्या पूछी है n बराबर, तो अब यहाँ आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे an आपके पास अंतिम पद आपके पास इस समांतर श्रेणी का 639 है, वो आप an की जगह लिखेंगे 639 बराबर a आपके पास यह 3 है, प्लस n आपसे पूछा है तो n का n रखेंगे माइनस 1 इंटू d आपके पास 12 है। तो इस n को ज्ञात करने के दो तरीके हैं, n ज्ञात करने के अगर आपको पदों की संख्या ज्ञात करना है इसी सूत्र का प्रयोग करके आप पदों की संख्या दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इस 3 को इधर लाइए, 3 आपके पास देखिए ये बराबर का निशान है, बराबर का निशान है वो इस पूरी की पूरी इस जो चैप्टर अपने पास जो ये समीकरण के रूप में अपने पास ये जो पद है वो सारे के सारे समीकरण के रूप में आए हैं। समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है, बराबर से पहले वाला बायां पक्ष होता है, बाद वाला दायां पक्ष होता है। अब आप क्या करेंगे, इस 3 को जो दाएं पक्ष में अपने पास है, दाएं पक्ष में 3 है उसको इधर लेके आएंगे, बाएं पक्ष में जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 639 में से 3 घटा देंगे, 639 में 3 के 636 बच गया। अब देखिए ये 12 गुणा में है, अगर यहाँ से दाएं पक्ष में अगर तो संख्या प्लस में है वो बाएं पक्ष में आएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगी, तो 12 इसमें घटा में आ जाएगा, गुणा में है वो संख्या भाग में आ जाएगी, पीछे अपने पास n माइनस 1 बच गया। तो 12 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 3 12 3 36 और n बराबर आपके पास आ गया 53 और 1 54, अर्थात पदों की संख्या है वो आपके पास 54 आ गई। तो ये इसमें जो इसने अपने से ये पूछा गया कि समांतर श्रेणी 3 15 27 39 को माइनस 10 अंतिम 639 है, इसमें इसने ये पूछा था
कि आपसे समांतर श्रेणी का 639 है वो कौन सा पद है, तो वो 54वां पद है। एक तरीका मैंने आपको बताया, दोबारा समझिए इसको कि मैंने किस तरह से आयन का मान यानी पदों की संख्या निकाली है। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि पदों की संख्या ज्ञात करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप 3 को इधर लेके आइए, 3 इधर प्लस में है, वो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगा, या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में जब कोई भी संख्या जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में जब 3 इधर आएगा तो प्लस में है, वो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। 639 में से 3 जाएगा 636 बच जाएगा। 12 गुणा में है वो भाग में आएगा, 12 पंजे 7 3 12 3 34 यानी n - 1 बराबर 53 हो गया, और 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 53 और प्लस 1 54 हो गया, अर्थात पदों की संख्या वो 54 है। दूसरा तरीका इसका आप इस तरह से निकाल सकते हैं, दोबारा इसी सूत्र के अंदर देखिए 639 बराबर 3 प्लस n - 1 इंटू 12। अब इसमें एक तरीका इसका ये है कि आप 639 का 639 रखिए, यहाँ 3 का 3 रखिए। अब आप 12 का इन दोनों पदों से गुणा करेंगे, दोनों पदों से गुणा करेंगे तो 12n - 12 1 12। अब आप क्या करेंगे, 12 में से 3 प्लस का 3 है, माइनस के 12 है, माइनस के 9 बच गए, और माइनस के 9 को हम इधर लेके आएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। 639 में प्लस का 9 जोड़ेंगे तो 648 हो जाएगा। अब बराबर आपके पास 12n है, 12n है, और n बराबर ये 12 इसके बटा में आ जाएगा, n बराबर 648 बटा में 12 के लिए गुणा में है, इससे के भाग में आ जाएगी। 12 पंजे 60 और 12 चौके 48, अर्थात आपके पास यहाँ n का मान है वो 54 आ गया। यहाँ भी n का मान 54 था, यहाँ भी n का मान 54, अर्थात पदों की संख्या तो वही आनी है। तरीका इसका ये है कि सबसे पहले मैंने आपको ये तरीका बताया कि 3 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 12 गुणा में है वो भाग में आएगा, उसके बाद में प्लस 1 करना पड़ेगा। और यहाँ आपको प्लस 1 नहीं करना है, क्योंकि आपने 12 n - 12 करने के बाद में प्लस का 3 माइनस का 12 माइनस का 9 बच गया, और माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 648, और सीधा 12 का भाग देंगे तो 54 पदों की संख्या डायरेक्ट अपने पास आ जाएगी। तो इस तरह से ये दो तरीके हैं n का मान निकालने के। तो अभी हमने सीखा, सबसे पहला सवाल तो ये था कि आपको पदों की संख्या दे रखी थी और वो पद पूछा था, और यहाँ आपको वो पद दे दिया कि वो समांतर श्रेणी का एक अंतिम पद आपको दे दिया और पदों की संख्या पूछी है। इस तरह से आप समांतर श्रेणी के अंदर इस व्यापक के सूत्र का प्रयोग करके अपने इस तरह के कोई भी सवाल आए तो आप इसको हल करके देख सकते हैं। अब इसी पर आधारित इसी क्रम में एक अपने एग्जांपल लेके देखते हैं कि समांतर श्रेणी में आपको किस तरह के प्रश्न और आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी क्रम में समांतर श्रेणी के एक अन्य क्वेश्चन जो आपको बोर्ड के एग्जाम में या आपको कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इसको हल्के से किया जाएगा। आपको समझना है समांतर श्रेणी। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको ये बता देता हूं कि 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से ये जो चैप्टर है वो कम से कम 5 नंबर का है, जिसमें से अब आप देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। इसमें आपको दे रखा है कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है। एक समांतर श्रेणी का, अभी तो आपको समांतर श्रेणी दे रखी थी, अब इसने एक परिभाषा के रूप में क्वेश्चन दिया आपको कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है। अभी जब मैंने आपको समांतर श्रेणी अपनी शुरुआत की थी तब मैंने आपको यह बताया था कि समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो a होता है। समांतर श्रेणी की परिभाषा बताई थी कि समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अलावा एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। और वो जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है वो सारावंतर कहलाती है, जिसको हम डी से भेद करते हैं। अर्थात प्रथम पद आपको दिया, उसमें अगर प्रथम पद a होता है, उसके अंदर अगर अपने दूसरा पद ज्ञात करना तो d जोड़ देंगे, अर्थात a + d हो जाएगा। तीसरा पद ज्ञात करें तो फिर उसमें एक d और जुड़ जाएगा, अर्थात a + 2d हो जाएगा। चौथा पद ज्ञात करना तो फिर उसमें एक d और जुड़ जाएगा, अर्थात a + 3d हो जाएगा। उसी क्रम के अंदर आपको यहाँ दे रखा है, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर 10वां पद ज्ञात करना हो तो आप सीधा तरीके से निकाल सकते हो कि 10वां पद होता है समांतर श्रेणी का a + 9d, 15वां पद होता है a + 14d, 20वां पद होता है a + 19d, 25वां पद होता है a + 24d, 30वां पद होता है a + 29d। यानी मैंने आपको समझाया कि प्रथम पद a होता है, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, चौथा पद a + 3d, पांचवां पद a + 4d, 10वां पद a + 9d, 15वां पद a + 14d, 20वां पद a + 19d, 30वां पद a + 29d, 50वां पद a + 49d और 100वां पद a + 99d। अर्थात इसी क्रम में अब यहाँ आपको दे रखा है समांतर श्रेणी का तीसरा पद। समांतर श्रेणी का तीसरा पद आपको यहाँ दे रखा है 12। देखिए परिभाषा के रूप में सवाल है, यहाँ समांतर श्रेणी नहीं है, तीसरा पद 12 दे रखा है। तो बताइए तीसरा पद होता क्या है? तीसरा पद होता है समांतर श्रेणी का a + 2d। a + 2d बराबर 12 आपको दे रखा है। ये समांतर श्रेणी की पहली समीकरण बन गई। दूसरी समीकरण आपको और क्या दे रखा है? 50वां पद 106 है। अब 50वां पद क्या होता है समांतर श्रेणी का? a + 49d होता है। a + 49d समांतर श्रेणी का 50वां पद होता है। 50वां पद आपको 106 दे रखा है, तो आप 106 लिख दीजिए। समीकरण नंबर 2 आपके पास बन गई। अब इसने पूछा क्या आपसे ये पूछा है कि समांतर श्रेणी का 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब आपको दिया क्या था? तीसरा पद आपको दे रखा है, और क्या दे रखा है? 50वां पद दे रखा है। कुछ आपसे क्या है? 29वां पद ज्ञात करो। अब 29वां पद ज्ञात करेंगे तो बताइए 29वां पद क्या होता है? a 29
ए 29 अर्थात 29वां पद होता है इस सूत्र के द्वारा। व्यापक पद जो होता है वो इस ए 29 पद को a प्लस 28d के द्वारा दर्शाया जाएगा। a प्लस 28d के द्वारा दर्शाया जाएगा। a प्लस 28d के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो यहाँ आप देखिए आपको जब 29वां पद निकालेंगे तो a का मान चाहिए अपने को और d का मान चाहिए। तो यहाँ आपके पास a का मान नहीं है, a और समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है जो अपने पास नहीं है, d होता है सारा अंतर जो कि अपने पास नहीं है। लेकिन आपके पास है क्या, आपके पास तीसरा पद है a प्लस 2d बराबर 12, आपके पास 50वां पद है a प्लस 50d बराबर 106। आप इन दोनों समीकरणों को हल करके a और d का मान निकाल लेंगे, अर्थात प्रथम पद और सारांतर का मान निकाल लेंगे। और जैसे आपके पास प्रथम पद और सारांतर का मान आपके पास आ जाएगा तो आप इसके अंदर रख करके आप 29वां पद निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि एक अपने पास प्रश्नावली है इसी सिलेबस के अंदर, दो तरह वाले रैखिक समीकरण जो आपने पिछले कक्षाओं में छोटे कक्षाओं में 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के अंदर पूर्व कक्षाओं के अंदर आपने इसके बारे में अध्ययन किया है कि दो तरह वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 4-5 विधियां होती है। सबसे पहली विधि विलोपन विधि होती है, दूसरी प्रतिस्थापन विधि होती है। उसके बारे में अपने विस्तृत रूप से जब प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अब उसमें एक विधि है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हम इसको यहाँ हल करके इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करके a और d का मान प्राप्त कर लेते हैं। विलोपन विधि से देखिए समीकरण नंबर 1 में a का गुणांक 1 है, समीकरण नंबर 2 में भी a का गुणांक 1 है, तो दोनों का एक एक गुणांक है। अब इसको हम विलोप कर सकते हैं। तो विलोप कब कैसे कर सकते हैं, तो दोनों प्लस करके उसका विलोप होगा नहीं, तो आप समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर लिखेंगे, और जब घटाने पर लिखेंगे अर्थात समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाएंगे तो समीकरण नंबर 2 आपने लिख के नीचे उसके पदों के निशान है वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का ए, अब अपने पास ये कट जाएगा, प्लस का ए और माइनस का ए का यहाँ विलोप हो गया। विलोप होने के बाद में देखिए डी आपके पास माइनस का 49 डी है, प्लस का 2 डी है, तो अब इनका जब योग करेंगे तो माइनस के 47 डी बच जाएंगे अपने पास। और यहाँ देखिए प्लस माइनस का 106 है और प्लस के 12 है, तो यहाँ 6 ये माइनस का 106 है प्लस के 12 है, तो माइनस का 106 ज्यादा है, प्लस के 12 इसमें से माइनस करेंगे तो 6 पहले से प्लस के गए और 6 और जाएंगे तो माइनस के 94 बच जाएंगे। तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर आपके पास 94/47, 94/47 गुना 94 अर्थात डी का मान 2 आ गया। अब डी का मान 2 आ गया तो आप यहाँ लिखेंगे डी बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रख दो, अच्छा 2 में रख दो। 1 में रखने पर किसी में भी रख सकते हो, आपके पास ए का मान आ जाएगा, डी का मान आपके पास आ गया। डी बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, 1 में रखेंगे तो 1 में रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू डी, और डी का मान आपके पास 2 आ गया, बराबर आपके पास 12 है। 2 दूने 4, 4 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, अर्थात a का मान आपके पास 8 आ गया और डी का मान आपके पास 2 आ गया। a का मान आपके पास 8 है, d का मान आपके पास 2 है। a और d का मान आने के बाद में आपके पास 29वां पद पूछा था, 29वां पद हमें पता है कि 29वां पद होता है a प्लस 28d। तो यहाँ आप रखिए a 29 बराबर a आपके पास क्या है, a आपके पास 8 है, प्लस 28 इंटू डी, और d का मान आपके पास क्या है 2 है। a 29 बराबर 28 प्लस, पहले आप इंटू करेंगे। बोर्ड मास का नियम यही कहता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर पहले भाग सरल हो रहा है तो पहले भाग के हल करेंगे, उसके बाद में गुणा, तो पहले अपने गुणा करेंगे। कई फिर बहुत से विद्यार्थियों को देखने को मिला है कि 28 प्लस 8 करके फिर 2 से गुणा करते हैं जबकि गलत हो जाएगा। पहले आप इंटू करेंगे, 28 गुना 56, 56 में 8 जोड़ेंगे, 28 गुना 56 और 56 में 8 जोड़ेंगे तो अपने पास 29वां पद है वो 64 आ गया। 29वां पद है वो 64 आ गया, जो इसका आंसर था। प्रश्न क्या था आपके पास, क्या दिया हुआ था, परिभाषा के रूप में प्रश्न था कि आपको तीसरा पद और 50वां पद दे रखा था, आपसे 29वां पद अर्थात 29वां पद पूछा था, तो आपने इस समांतर श्रेणी में आपको तीसरा पद दे रखा था और आपको 50वां पद दे रखा था। दोनों समीकरण यहाँ लिख दिया, तीसरा पद a प्लस 2d, 50वां पद a प्लस 49d, वहां से a और d का मान प्राप्त करने के बाद में आपसे 29वां पद पूछा था, 29वां पद a प्लस 28d होता है। इस तरह का आपको सवाल है बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में मैंने और भी बहुत से एक सवाल ऐसा सवाल तो कंपटीशन एग्जाम में बहुत जगह मैंने ये देखा है। रेलवे के एग्जाम में मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें समांतर श्रेणी के क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, उस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, आपको आगे बहुत काम आएंगे। तो उसमें क्वेश्चन है कि आपको दे दिया कि 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से भाज्य है, 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से भाज्य है, अर्थात 2 अंकों की जो संख्या होती है उसमें ऐसी कितनी संख्या है जिसके ऊपर 7 का भाग जाता है। यहाँ तो 2 अंकों की बात कर रहा हूँ मैं, आपसे पेपर के अंदर बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से भाज्य है। तो सर्वप्रथम आप इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यहाँ 2 अंकों की जो संख्याएं हैं वो 2 अंकों की जो संख्या जो 7 से भाज्य, तो 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ से होती है। तो 2 अंकों की संख्या के बारे में उसने पूछा, तो 2 अंकों की संख्या हम जानते हैं कि 10 से शुरू होती है और 99 तक होती है।
दो अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 तक होती है, उसमें अपने शिष्य ने यह पूछा था कि 7 से भाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है। तो 7 से आप यानी कि 7 से विभाज्य संख्याओं की एपी, 7 से विभाज्य संख्याओं की एपी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी। हम समांतर श्रेणी बना लेते हैं कि दो अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है 99 तक होती है, उसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो सर्वप्रथम देखिए 10 के ऊपर आप 7 का भाग देखिए भाग नहीं जाएगा। तो सर्व पहली संख्या अपने पास 14 आ गई, 7 दूनी 14, पहली संख्या 14 आ गई। दोबारा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि देखिए 10 के ऊपर हम 7 का भाग देंगे तो 7 एक कम 7 3 बच जाता है शेष, क्योंकि 7 का भाग 10 के ऊपर इसलिए नहीं जाता क्योंकि इसमें 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा तो 3 अपने कम कर लेंगे, 3 कम करेंगे तो 7 पर भाग जाता है, लेकिन अपने पास संख्या 2 से शुरू होती है, उसने ये कहा है। तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, अर्थात पहली संख्या अपने पास 14 आ गई। 14 के अंदर 7 जोड़ देंगे क्योंकि अब 7 से भाज्य तो 7 जोड़ते जाएंगे, 14 प्लस 7 21, 21 और 7 28, 3 पद प्राप्त करने के बाद में कोमा डैश लगा करके अंतिम पद अपने पास। अब देखिए अंतिम पद अपने पास 99 है, क्योंकि समान उसने ये कहा कि दो अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है 99 तक होती है। तो अंतिम जो संख्या 99 क्या 99 पर 7 का भाग जाता है, 7 एक कम 7, 14 7 के 98, एक बच गया, नहीं जाता भाग। क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसमें एक ज्यादा, तो 99 में एक कम कर देंगे, 99 कम कर देंगे तो अपने पास संख्या आ जाएगी 98। अर्थात दो अंकों की जो संख्या 10 से लेकर के 99 तक होती है, उसमें जो 7 से विभाज्य संख्याओं की एपी है जो समांतर श्रेणी है वो 14 से शुरू होती है, 14 और 7 21 और 7 28 को मध्य अंतिम पद 98 है। 99 क्यों नहीं है? क्योंकि 99 पर 7 का भाग जाता नहीं है, तो अपने वो संख्या निकालनी है जिसका 7 का भाग जाता है, उन संख्याओं की एपी बना लेंगे। अब इसी क्रम के अंदर मैं आपको एक बता देना चाहता हूं दोबारा से कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए कि दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से विभाज्य है, दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से विभाज्य है, तो दो अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है 99 तक होती है, तो यहाँ से आप लिखेंगे 2 से विभाज्य संख्याओं की एपी। अब 2 का भाग 10 के ऊपर जाता है तो पहली संख्या 10 होगी, 10, 12, 14, डैश अंतिम पद अपने पास 99 नहीं, 99 पर 2 का भाग नहीं जाता, 98 पर भाग जाएगा तो अंतिम पद अपने पास 98 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 3 अंकों की संख्या पूछ ले कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से भाज्य है, तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, चाहे कितनी कौन सी भी संख्या का पूछ, लेकिन 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है 99 तक होती है, तो उसमें 3 का भाज्य पहली संख्या 12 होती है, 12 में 3 जोड़ते जाएंगे, 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18 और कोमा अंतिम पद 99 होता है। इसी प्रकार 4 से, इसी प्रकार 5 से, इसी प्रकार 6 से, जिस संख्या के भाज्य की आपसे संख्या पूछे उसकी एपी बना लीजिए आप। तो ये अपने पास एपी आ गया। आपको पता है कि इस समांतर श्रेणी के अंदर पहला पद अपने पास है, दूसरा पद अपने पास है, तीसरा पद अपने पास है, कोमा डैश और अंतिम पद अपने पास है। तो इसमें अपने पास क्या क्या है? इस समांतर श्रेणी के अंदर अपने पास प्रथम पद है। बोलिए प्रथम पद क्या है? इस समांतर श्रेणी के अंदर जो प्रथम पद अपने पास है वो है a बराबर 14। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a होता है जो 14 आपको दे रखा है। d आपको पता ही है कि 7 से भाज्य है तो d इसमें 7 आ जाएगा, और अंतिम पद आपके पास है अर्थात an बराबर अंतिम पद आपको दे रखा है 98। आपसे पूछा ये है कि ये जो 98 14 से शुरू होकर के 98 तक होती है वो संख्या कुल कितनी है, अर्थात n का मान पूछा है। तो यहाँ अपने पास व्यापक का सूत्र अपने पास है, अंतिम पद आपको दे रखा है an बराबर 98। देखिए an की जगह 98, a आपके पास कितना है 14 प्लस n माइनस 1, अर्थात n अपने को पूछा है, पदों की संख्या तो पूछी है, n माइनस 1 इंटू d आपके पास 7 है। तो अब 98 अन्य का ज्ञात कर, पदों की संख्या ज्ञात करने के मैंने 2 तरीके बताए। सबसे पहले आप 14 इधर लेके आएंगे, 14 इधर लेके आएंगे तो 8 में से 4 गया 4 और 9 में से 1 गया 8, 14 ये 7 को गुणा में है वो भाग में आ जाएगा, बराबर आपके पास n माइनस 1 आ गया, 12 7 84, अर्थात n बराबर आपके पास 1 इधर आएगा तो 12 प्लस हो जाएगा, 12 और 1 13, अर्थात पदों की संख्या कितनी होगी 13 पद है। इस समांतर श्रेणी के अंदर कुल 13 पद है, अर्थात दो अंकों की संख्या जो 10 से शुरू होकर के 99 तक होती है, उसमें जो 7 से विभाज्य संख्याओं की एपी है, 7 से विभाज्य संख्याओं की कुल मिलाकर की संख्या है वो कितनी है 13 है। तो इस तरह से आपको एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि समांतर श्रेणी के अंदर आपको ये पूछा जा सकता है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है। 3 अंकों की अगर पूछे तो सर्वप्रथम आपका ये काम होगा, 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है और 9 से 99 तक होती है। अब जिस संख्या की भाज्य पूछे किस संख्या की भाज्य उसकी आप ए भी बना लीजिए, और ये व्यापक सूत्र का प्रयोग करके n पद वाला सूत्र का प्रयोग करके an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d आप उस संख्याओं का मान निकाल सकते हैं कि कितनी संख्याएं हैं। जैसे इसी 3 अंकों की संख्या में आपसे ये पूछ ले कि 5 से ऐसे विभाज्य 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है, तो 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, 9 से 99 तक होती है, फिर यानी कि 5 से विभाज्य संख्याओं की एपी। पहली संख्या आपको पता है कि 100 है जिसके ऊपर 5 का भाग जाता है, फिर 5 जोड़ जाएंगे 105 110 को डैश, और अंतिम पद देखिए आपके पास यहाँ आपके पास 999 होगा, तो 999 5 का भाग किस पे जाता है, ऐसी संख्या जिसका इकाई है 0 या 5 उसके ऊपर 5 का भाग जाता है, तो 999 पर तो 5 का भाग जाएगा नहीं, 999 से ज्यादा अपने को संख्या लेनी नहीं है, इसका मतलब 900
95 वो अंतिम पद आ देगा। तो वहां पे भी इस व्यापक बहुपद का सूत्र लगा के आप n का मान निकाल सकते हैं, आप पदों की संख्या निकाल सकते हैं कि कुल कितनी संख्या है जो 3 अंकों की, ऐसी कुल कितनी संख्या जो 5 विभाज्य है। इस प्रकार हमने या 2 अंकों की संख्या कितनी संख्या थी जो 7 से विभाजित थी, तो कुल मिलाकर हमने 13 निकाला। इस तरह के सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब इसके अंदर एक सवाल और है कि आपको समांतर श्रेणी, अभी जो हमने पूछा है, अभी जितने भी दे रखे थे, हमने प्रथम पद से अंतिम पद ज्ञात करना सीखा। अब आपको एक इसके अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक समांतर श्रेणी देकर के आपको एक समांतर श्रेणी देकर के वो अंतिम पद से nवां पद पूछ सकता है। एक समांतर श्रेणी देकर के अंतिम पद से nवां पद पूछ सकता है। अंतिम पद से nवां पद का मतलब अंतिम पद, अभी जो हमने जितने भी ये जो सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो समांतर श्रेणी के प्रथम पद से अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र है। आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इस तरह का सवाल भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। समांतर श्रेणी 3 8 13, देखिए समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 3 8 13 कोमा डैश डैश, और अंतिम पद आपको दे रखा है 253, अंतिम पद 253 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा है कि अंतिम पद से आपसे अंतिम पद से 20वां पद पूछा है। अंतिम पद से 20वां पद आपसे पूछा है। अंतिम पद से 20वां पद मतलब इधर से शुरू करना है आपको 253 से, और आपको ये क्रम में बताना है कि 20वां पद में क्या लिखा मिलेगा आपको, तो इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। अंतिम पद से अगर आपको अंतिम पद से अगर आपसे कोई भी पद पूछे तो अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का एक सूत्र मैं आपको और बता देता हूं। अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, nवां पद बराबर n माइनस 1 इंटू डी, ये अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। अंतिम पद अपने पास 253 है, माइनस 20, n का मान 20 अंतिम पद से, यानी आप इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो प्रथम पद से अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र, अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना, तो n माइनस 1 इंटू डी, n होता है वो अंतिम पद होता है। समांतर श्रेणी का अंतिम पद आपके पास 253 है, माइनस कौन सा पद पूछा 20वां, 20 n का मान 20 माइनस 1 इंटू डी। अब इस समांतर श्रेणी के अंदर डी निकालने का सूत्र वही, दूसरा पद माइनस पहला पद a2 माइनस a1, 8 माइनस 3, बताइए कितना आया 5, तो यानी कि गुणा में 5 बराबर अंतिम पद से 20वां पद अर्थात 253 माइनस 19, 20 में से क्या 19, 19 5 95, बताइए अंतिम पद से 20वां पद 13 में से 5 गया 8, 14 में से हो गया 5 और 158, अंतिम पद से 20वां पद है वो 158 है। तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे। अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना हो तो n माइनस 1 इंटू डी। तो ये था समांतर श्रेणी का व्यापकवां पद, ये था समांतर श्रेणी का nवां पद। आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, आपसे ये पद कोई भी पद पूछा जा सकता है, या परिभाषा के रूप में किसी तरह का सवाल आ जाए, या संख्याओं की 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या, उसमें इस संख्या से विभाजित संख्याओं की आपसे संख्या पूछ सकता है। तो इसमें आप ये समांतर श्रेणी तो व्यापक पद के सूत्र का प्रयोग करके, अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने के सूत्र का प्रयोग करके, आपसे जो भी पूछा जाए इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके आप उसका हल निकाल सकते हैं। तो ये था आज का अपना समांतर श्रेणी के अंतर्गत व्यापक पद, nवां पद, जो आज हमने सीखा समझा। आशा करता हूँ कि आपको काफी पसंद आए। इस पर जितने भी सवाल हैं आप करके देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।